सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास हो गया फाइनेंशियल मैथ्स। तो फाइनेंशियल मैथ्स आप लोग का कितना मार्क्स कैरी करेगा? 15। जितना कैलकुलस कैरी करेगा उतना ही फाइनेंशियल मैथ्स कैरी करेगा, 15 मार्क्स। ठीक है, मतलब दो मेजर चैप्टर आपके पास है जो मोटे मोटे मार्क्स कैरी कर रहे हैं, एक हो गया कैलकुलस और एक हो गया फाइनेंशियल मैथ्स। कैलकुलस काफी बड़ा है, 15 मार्क्स कैरी कर रहा है, और फाइनेंशियल मैथ्स काफी छोटा है और 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे मार्क्स जाता है मैं ये भी बता देता हूँ। फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर ज्यादा कैलकुलेशंस के अंदर, फाइनेंशियल मैथ्स का कोई प्रॉब्लम्स में बच्चा लोग इतना नहीं अटकते हैं, प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको देगा सॉल्व आराम से हो जाता है। बच्चा लोग का बेसिक गलती होता है कैलकुलेशंस के अंदर, बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसके अंदर बड़े बड़े कैलकुलेशंस रहते हैं और कॉम्प्लेक्स रहता है। तो कैलकुलेशंस के अंदर बच्चा लोग गलती कर देता है और वहां पे मार्क्स चला जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं करते कि पूरा का पूरा मार्क्स कभी काट लेगा। आपको पार्शियल मार्किंग जरूर मिलेगा, बट आपको पार्शियल मार्किंग के रेस्पेक्ट में नहीं देना, आपको फुल मार्क्स लाना है। ठीक है ना? तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर यदि आपको अच्छा करना है ना, इसका कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस आप अच्छा करो। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशंस बहुत अच्छा आप करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, यहाँ पे मार्क्स नहीं जाएगा। यहाँ पे 15 मार्क्स स्कोर करना मतलब आप एक सेफर साइड में रहोगे हमेशा, कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक मोटा चैप्टर जिसमें 10 मार्क्स कैरी करेगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, वो कितना कैरी करेगा? 10 मार्क्स कैरी करेगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के टोटल 11 मार्क्स होता है। ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स है, आराम से हो जाते हैं। ठीक है ना? कैलकुलेशन देखने जाए, एक इसमें मिलेगा बता देता हूँ, और दूसरा मिलेगा इन्फ्रेंशियल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये दो जगह आपको कैलकुलेशंस को देखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस का भी प्रैक्टिस करना आप चालू करो। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर पहला जो चैप्टर अपने पास आता है दैट इज परपेचुइटी, सिंकिंग फंड एंड ईएमआई। मतलब तीन टॉपिक आपके पास है, एक हो गया परपेचुइटी, एक हो गया सिंकिंग फंड और एक हो गया ईएमआई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे परपेचुइटी के साथ। अब परपेचुइटी को स्टार्ट करने से पहले अपन याद करते हैं एन्युटी को। एन्युटी जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा क्लास 11th में। क्लास 11th का जो फाइनेंशियल मैथ्स था उसके अंदर एक शब्द सुना होगा एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता था? एन्युटी का मतलब होता था इक्वल पेमेंट, इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता था एन्युटी। एन्युटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए क्या है? ईएमआई। सबसे बेस्ट एग्जांपल एन्युटी के लिए क्या है आपके पास? ईएमआई। सिंपल सा कहानी है कि अगर यदि कोई इंसान एक गाड़ी खरीदने के लिए जा रहा है, गाड़ी की कीमत समझ लो 10 लाख रुपया, वो साथ में लेके गया, अपने साथ लेके गया 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए जो पेमेंट कर देगा उसको अपन क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट बोलो या कैश डाउन बोलो। ठीक है, इनके लैंग्वेज में कभी कभी कैश डाउन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 लाख रुपए वो इंसान लेके गया अपने साथ, अब बचा कितना पैसा? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख रुपया का मदद उसको कर दिया, समझ लो कोई एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये बैंक उसने मदद कर दिया। अब ये बैंक अगर यदि उसका मदद कर रहा है, बैंक को तो रिटर्न में पैसा चाहिए ना फिर से। लेकिन बैंक कभी भी ये नहीं बोलता कि ये पैसा मेरे को आप तुरंत ही दे दो। मतलब तुरंत इन द सेंस कि 6 महीने 8 महीने ऐसे नहीं बोलेगा कि आप इतने टाइम में मेरे को पूरा पैसा दे दो। बैंक बोलेगा आप धीरे धीरे करके पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर धीरे धीरे करके अगर बैंक पैसा ले रहा है तो इसका मतलब उसके साथ वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करने वाला है, और उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। वही उनका प्रॉफिट है। क्लियर? अब उसमें बैंक आपको बोलता है कि भाई 6 लाख रुपए आपको चुकाना, आप आराम से चुकाओ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप 5 साल का समय ले लो। 5 साल में 6 लाख रुपए चुकाओ। 5 साल में जो आप 6 लाख रुपए चुकाएगा, मान लो मंथली आपको देना पड़ेगा, समझ लो कोई 12,000 के आसपास। इतना रुपया आप मंथली दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12,000 6 लाख रुपए के लिए कम हो गया, काम करो 15,000 कर देता है। 15,000 रुपया आप देते रहो। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको ईएमआई पे कर रहे हो उस ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है। ये बात हमेशा याद रखें। ईएमआई का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, ईएमआई का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और उसके साथ साथ इंटरेस्ट दोनों थोड़ा थोड़ा जा रहा है जब आप ईएमआई दे रहे हो। ठीक है, अब ईएमआई का एक बेसिक फंडा होता है।
कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक अगर आपके लिए फाइनेंस कर रहा है, फाइनेंस की मदद कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा कि भाई आप एक फिक्स डेट चूज कर लो जो आपके लिए फिजिबल है। आजकल फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं कि मतलब कभी कभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से डेट चूज करो, और कुछ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का अपना सिस्टम है कि भाई उनका एक फिक्स डेट किया हुआ है। मान लो कि आपको एक फ्लेक्सिबल डेट चूज करने के लिए बोल दिया, आप बोलते हैं कि भाई हर महीने का 10 तारीख को मैं पैसे दे सकता हूँ, इतना पैसा मेरे अकाउंट में 100% रहेगा ही रहेगा, इतना जुगाड़ कर दूंगा हर महीने के 10 तारीख को। अब मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है। अगस्त का आज कौन से तारीख पे हम लोग, 26 पे आज मैंने गाड़ी खरीदी है। तो मेरा जो पहला ईएमआई होगा, हमेशा याद रखना, जो पहली ईएमआई होती है एक पीरियड के बाद में होती है, एक पीरियड पूरा खत्म होने के बाद में होगा। तो 26 है तो नेक्स्ट अपना आने वाला सितंबर है, सितंबर में मेरी पहली ईएमआई नहीं आएगी, मेरी पहली ईएमआई आएगी अक्टूबर में, क्योंकि हमेशा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको समय देता है पैसा जुगाड़ने का। तो पहला ईएमआई मेरा कब आएगा, अक्टूबर में। तो सोचो 10 तारीख को मेरा पहला ईएमआई है, कितना पैसा देने वाला है, 15,000 रुपीज, इतना पैसा मेरे अकाउंट से कट जाएगा। नेक्स्ट ईएमआई कब आएगा, 10 नवंबर, उस दिन पे कितना कटेगा, 15,000। उसका नेक्स्ट ईएमआई कब आएगा, 10 दिसंबर, फिर कितना पैसा कटेगा, 15,000, एंड सो ऑन, ये 5 साल तक चलते रहेगा। याद रखना, ना ही आपका 10 तारीख चेंज होने वाला है और ना ही आपका अमाउंट चेंज होने वाला है। 10 तारीख का मतलब 10 तारीख, आइदर इट्स हॉलीडे वट एवर इट इज। 10 तारीख का मतलब 10 तारीख, आपका जो पैसा अकाउंट से निकलेगा वो 10 तारीख को ही निकलेगा, और आपका पैसा 15,000 बोला तो 15,000 ही निकलेगा, ना 15,000 की जगह 16,000 निकलेगा, और ना ही 10 तारीख की जगह 11 तारीख या 9 तारीख को निकलेगा, उसी दिन ही निकलेगा आपका पैसा। जब अपना डेट फिक्स रहता है, जब अपना अमाउंट फिक्स रहता है, उसी कहानी को अपन क्या बोलते हैं, एन्युटी। यही होता है क्या, एन्युटी। क्लियर ये चीज, बिकॉज एन्युटी मैंने अभी क्लियर कर दिया, रीजन बिहाइंड कि नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले सिंकिंग फंड, नेक्स्ट जो आने वाला है वो सिंकिंग फंड है, परपेचुइटी सिंकिंग सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एन्युटी अभी क्लियर कर दिया। तो एन्युटी अब आपके दिमाग में क्लियर है कि भाई एन्युटी किसको बोलते हैं, इक्वल पेमेंट जो आप दे रहे हो एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पेमेंट आपका देना भी हो सकता है और रिसीव करने का भी हो सकता है, इसलिए बोले कि इक्वल इक्वल पेमेंट पेएबल और रिसीवेबल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा, ये जो मैंने ईएमआई का एग्जांपल लिया, ये वन ऑफ द एग्जांपल था। ये एग्जांपल हो गया आपका लोन का, ये एग्जांपल हो गया आपका लोन का, ठीक है ना। इसमें भी दो दो चीजें डिवाइड होती है, दो चीजें क्या डिवाइड होती है कि भाई एक होता है रेगुलर एन्युटी, ठीक है, एक होता है आपका रेगुलर एन्युटी, और एक होता है एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू को अपन इमीडिएट एन्युटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या होता है, रेगुलर एन्युटी में फर्स्ट पेमेंट फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। एन्युटी ड्यू में क्या होता है, फर्स्ट पेमेंट is made at the beginning of period। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना। रेगुलर में पहला पेमेंट एट द एंड, और एन्युटी ड्यू में पहला पेमेंट होगा एट द बिगिनिंग। कहने का मतलब, अगर अपन रियल लाइफ सिनेरियो को समझे ना, ऐसे तो क्वेश्चन बनाने के केस के अंदर क्वेश्चन कैसा भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बट रियल लाइफ सिनेरियो को यदि अपन समझे तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोन का जो केसेस होता है ना, जहां पर लोन लेते हैं, लोन का जो केसेस होता है उसमें हमेशा रेगुलर लगता है, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट का जो केस होता है ना, इन्वेस्टमेंट का जो केस होता है उस पे अपन यूज करते हैं क्या, एन्युटी ड्यू। रीजन बिहाइंड, मान लो इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना मतलब मैंने बनाया एक एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ये हो गया एसआईपी, ठीक है।
अब मैं बोलता हूँ कि भाई 5,000 रुपए का मैं हर मंथ एसआईपी बना रहा हूँ। इसमें भी अगेन सेम कहानी है कि भाई मेरे को डेट एक फिक्स करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि 20 तारीख का, हर महीने का 20 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। ये मैंने फिक्स कर दिया कि हर महीने का 20 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। इसमें भी 5,000 फिक्स है तो 5,000 ही निकलेगा, 20 तारीख फिक्स है तो 20 तारीख को ही निकलेगा। बट यहाँ पे कहानी क्या होता है, आज मान लो कितना है, 26 अगस्त, यही आज 26 अगस्त है। 26 अगस्त को मैं एक अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि भैया मेरा एक एसआईपी अकाउंट ओपन कर दो। उसमें जो पहला पेमेंट होगा ना वो मेरा आज का आज होगा, चाहे कोई भी तारीख हो। पहला पेमेंट मेरा कब होगा, आज। अब जो नेक्स्ट पेमेंट मेरा जो चालू होगा वो होगा आने वाला सितंबर में 20 तारीख को, फिर उसका नेक्स्ट पेमेंट अक्टूबर 20 तारीख को, फिर उसका नेक्स्ट पेमेंट नवंबर 20 तारीख को, एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। आया बात समझ में? इस तरीके से ये आपका कहानी चलते रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो केस हो गया, ये हो गया आपका किसका, इमीडिएट एन्युटी का। तो इमीडिएट एन्युटी में आपको याद रहेगा फर्स्ट पेमेंट जो होता है वो कब हम लोग बनाते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। रेगुलर में कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ पीरियड। क्लियर? एन्युटी का मतलब क्लियर है? एन्युटी, एन्युटी ड्यू, रेगुलर, ये सब चीज क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? एक बात, मान लो आप 26 को एसआईपी किया, हाँ तो नेक्स्ट दिन मेरा फिक्स डेट चूज किया 20 तारीख को, हाँ, तो नेक्स्ट एसआईपी डेट कब आएगा? 20 तारीख को। हम आज ओपन किया ना, हम क्या बोला, आज कोई भी तारीख को मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम आज गया, हम आज 26 पे हो या आज हम 15 पे हो, 10 पे हो, डेट हम 20 तारीख को फिक्स करके रखा। पहला पेमेंट तो आज का आज निकलेगा ही, इस पीरियड का पेमेंट तो आज निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमको और अच्छे से हम बताता कि मान लो आज 26 की जगह तुम 15 पे खड़ा है, 15 तारीख को क्या, लेकिन डेट तुम्हारा 20 का फिक्स किया हुआ है, तो पहला पेमेंट तो तुम्हारा आज निकल जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट कब है, 20 तारीख को। 20 तो आने वाला है, ये 20 को नहीं निकलेगा, बिकॉज वो मंथ का पेमेंट तुमने कर दिया, उस मंथ का पेमेंट तुमने कर दिया। तो अब नेक्स्ट जो 20 तारीख का आएगा उसी को निकलेगा। कहने का मतलब जिस दिन तुम ओपन करा रहे हो उस दिन तो तुम्हारा पेमेंट निकलेगा ही निकलेगा। फिर तुम्हारा जो सेट किया हुआ डेट है वो आने वाला हो या चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मंथ में और नहीं निकलने वाला, वो अब नेक्स्ट मंथ में ही मूव ऑन होगा। क्लियर? तो यही एक। और एनविटी ड्यू पे मैंने क्या बोला कि लोन का केस ज्यादातर क्यों होता है, बिकॉज जब भी आप कोई लोन लेते हो ना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से जब आप लोन लेते हो, हमेशा वो डिपार्टमेंट आपको कुछ समय देता है पैसा को अरेंज करने का, कि आपके पास इतना समय है, इतना आपका अमाउंट ड्यू होने वाला है, आपके पास इतना टाइम है, आप अरेंज कर लो। वो कभी भी आपसे तुरंत नहीं, आज आपने लोन पास करवाया, आज का आज ईएमआई नहीं बनने वाला, वो हमेशा आपको एक पीरियड का समय तो देगा ही देगा। क्लियर है चीज? हालांकि एन्युटी के अंदर और भी बहुत टाइप के एन्युटी होते हैं, कंटिजेंट एन्युटी होते हैं, एन्युटी सर्टेन्स होते हैं, बहुत टाइप का एन्युटी है। ठीक है, वो सारे एन्युटी के बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको बस यहीं तक रहना है। अब वही एन्युटी का एक पार्ट आता है परपेचुइटी। एन्युटी का वन ऑफ द, जैसे मैंने बोला ना कि कंटिजेंट एन्युटी बोल के है, तो उन्हीं में से एक पार्ट है परपेचुइटी, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब इसी का फर्दर टॉपिक अपने पास क्या है, परपेचुइटी। अब ये परपेचुइटी क्या कहता है? परपेचुइटी खुद एक तरीके का एन्युटी है। इट इज एन it is an annuity, it is an annuity which is forever। इसको समझते हैं एकदम अच्छे से। देखो, एक तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है पेंशन। इसका पेंशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। कैसे? कि भाई एक इंसान काम कर रहा है अपना जीवन में, 50 ईयर्स तक वो काम कर लिया, उसके बाद में वो इंसान रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के बाद वो काम तो कर नहीं रहा, उसके बाद में उसको मिलना चालू होता है पेंशन, जिसको अपन एक तरीके का रिटायरमेंट सैलरी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो वो पेंशन उसको हर महीना का 10,000 रुपया करके मिल रहा है। एवरी मंथ इज गेटिंग 10,000 रुपीज। अब ये जो पैसा है ये इसको कब तक मिलेगा? ये इसको तब तक मिल सकता है जब तक ये ना मरे। ना मरे का मतलब क्या होता है कि भाई कोई इंसान का लाइफ का डिपेंडेंस है तो कोई भी नहीं बता सकता। वो इंसान 50 में रिटायरमेंट, वो 60 तक भी जी सकता है, 65 तक भी जी सकता है, 80 तक भी जी सकता है, 85, 90, 95 तक भी जी सकता है, और 61 में भी कुछ हो सकता है, 51 में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लाइफ का एक्सपेक्टेंसी तो किसी को भी नहीं पता।
ये चीज वो है जहां पे आपको नहीं पता कि कहां पे आपका पेमेंट स्टॉप होने वाला है। ये बात समझ में, कहां पे आपका पेमेंट स्टॉप, जब आपको ये चीज नहीं पता कि कहां पे आपका पेमेंट स्टॉप होने वाला है, वो हमेशा किस में कंसिडर किया जाएगा, फॉरएवर में। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं कि मरने के बाद में भी पैसा जो है वो फैमिलीज को मिलते जा रहा है, और वो भी कब तक मिलने वाला है, उसका भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द एग्जांपल हो सकता है आपका परपेचुइटी का, पेंशन। फिर एक और एग्जांपल आपको बताता है इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर। ठीक है, आज की डेट में बहुत सारा लोग क्या करता है कि अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के केस में अपना एक रिटायरमेंट प्लानिंग करता है कि भाई आज के डेट पे समझ लो कोई एसआईपी एक बना के रखा है। ठीक है, वो टारगेट ये लेके रखा है कुछ पैसा देते 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 कम से कम 20 साल के अंदर मान लो एक 50 लाख रुपीस का फंड बना लिया, 50 लाख रुपए का फंड बना लिया इन द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब बोलते हैं कि भाई 20 साल के बाद में आई डोंट वांट टू वर्क, मेरे को काम नहीं करना, हु इज वर्किंग फॉर मी, माई मनी विल वर्क फॉर मी, मेरा जो पैसा है वो वर्क करेगा। 50 लाख का तो इसने फंड बना लिया। अब ये क्या चाह रहा है कि ये 50 लाख का फंड से एवरी मंथ इसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो मिलेगा भी। ये तो अब इसका कैपिटल बन चुका है, ये तो अब इसका बन चुका है कैपिटल, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब ये 50 लाख का कैपिटल इसको समझ लो इंटरेस्ट दे रहा है एवरी मंथ। मान लो इसको 50,000 रुपए का, 50 लाख का एक पर कितना ही होगा, 50,000 रुपए ही होगा, 1% इंटरेस्ट इसको मिल रहा है एवरी मंथ। ही इज गेटिंग 50,000 50,000 50,000 रुपीज इंटरेस्ट एवरी मंथ। और ये इंटरेस्ट कब तक मिलने वाला है, ये इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक ये अपना 50 लाख को हाथ भी ना लगाए। 50 लाख तो इसका सेव ही है, 50 लाख तो कहीं जा ही नहीं रहा, ये तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। ये सिर्फ इंटरेस्ट पे फायदा उठा रहा है। इसको अब क्या मिल रहा है, एवरी मंथ ही इज गेटिंग 50,000 50, और ये कब तक मिलने वाला, जब तक ये अपना 50 लाख का फंड को ब्रेक ना करे। जिस दिन ये ब्रेक करेगा तब जाके इसका इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ये तो हम एक लमसम बता रहा है विद द मार्केट सिनेरियोज, ये ऊपर नीचे भी हो सकता, नीचे तो बहुत कम ही होगा, ऊपर ही होगा। क्लियर, ये तो हम बहुत कम ही बताया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इंसान अपना एक फंड बनाया। फंड बनाने के बाद में एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई एवरी मंथ वो बैठ के खाने वाला, उसको पैसा तो मिल ही रहा है, प्लस उसका कैपिटल वो भी है सेफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कब ब्रेक होगा नहीं होगा कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक तरीके का क्या होगा, परपेचुइटी। क्लियर एक चीज, यही लिखा हुआ, इट इज एन एन्युटी विच इज फॉरएवर। व्हाई इट इज फॉरएवर, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। आपको नहीं पता आप उसको कब तोड़ने वाले हो या कब उसको आप स्टॉप करने वाले हो, दैट्स व्हाई इट इज फॉरएवर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि परपेचुइटी का जब बात करेगा तो इस पे कभी भी फ्यूचर वैल्यू, कभी भी फ्यूचर वैल्यू नहीं लग सकता। इस पे हमेशा क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू। आपको, आपने दो चीज के बारे में पढ़ा होगा, एक होता है फ्यूचर वैल्यू और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। एक सिंपल सा चीज बताता है कि आज आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, आज आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, सोचो बैंक पे रख दिया, 3 साल के बाद में वो 1,000 रुपया 13,000 बन गया। ठीक है, इंटरेस्ट लग लग के। तो आज आपने इन्वेस्ट किया तो ये कितना हो गया, इसको क्या बोलेगा, प्रेजेंट वैल्यू। 3 साल के अंदर 13,000 बन गया, इसको क्या बोलेगा, फ्यूचर वैल्यू। जो फ्यूचर में मिलने वाला फ्यूचर वैल्यू, जो आज है वो प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल सा बात है। तो ये सारा कैलकुलेशंस जो होगा प्रेजेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट में, फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर क्यों नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग टू स्टॉप। आप फ्यूचर वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब आपको पता होता है कि आप कहाँ पे स्टॉप होने वाले हो। जब आपको पता ही नहीं है कहाँ पे स्टॉप होगा, आपको फ्यूचर वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो उस पे आप निकालते हो हमेशा क्या, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने जो अभी आपको बात कही कि भाई 50 लाख का फंड जमा हो गया, अब इंसान क्या करेगा, इंसान एक एन्युइटीज क्रिएट करता है उस पे कि इतना पैसा मैं दूंगा तब जाके मेरा एक 50 वैल्यू का फंड क्रिएट होगा। वो उसका वर्थ 20 साल का आगे का वर्थ वो आज कैलकुलेट कर लेगा, 20 साल का आगे का वर्थ वो आज ही कैलकुलेट कर लेगा। तो वो आज कैलकुलेट कर रहा है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि भाई परपेचुइटी पे हमेशा, सॉरी, क्या यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू ही यूज होगा। अब जैसे मैंने आपके पास एग्जांपल एक लिया ना पेंशन का, इस पे भी आप एक चीज समझो।
हर इंसान 10,000 रुपया करके मंथली पेंशन नहीं उठाने वाला। हर इंसान 10,000 करके मंथली पेंशन कभी जीवन में नहीं उठाए। बहुत बोलते 0.0001% ऐसा कोई होगा। आज की डेट में क्या होता है, जब इंसान रिटायर होता है ना, रिटायर होने के बाद वो पेंशन लमसम में उठाता है। तभी कभी कभी बोलते हैं ना कि ये इंसान रिटायर हुआ, इसका पेंशन आया, पेंशन आया, पेंशन आया। बच्चे लोग खुश हो जाते हैं, पापा का पेंशन आया है। होता है ना। वो पेंशन का सिनेरियो क्या होता है, 10,000 रुपया सोचो उसको मंथली मिल रहा है ना, तो वो उससे बनाएगा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है, कितना साल एक इंसान जी सकता है। मतलब समझो कि वो इंसान एक फर्दर बनाया है, उसका हेल्थ कंडीशन सब कुछ ले लो कि 20 साल तक ये जीने वाला है। तो 20 साल का कैलकुलेशन करके उसका आज का वर्थ पे कितना पैसा होता है, वो सारा का सारा पैसा वो आज उठा लेगा। मान लो कि 10,000 रुपया करके 20 साल का कैलकुलेशन करके लगभग मान लो उसको मिलता है करीबन समझ लो 7 लाख रुपया। ऑब्वियसली बात है, आज के डेट पे उठाएगा तो पैसा फ्यूचर के रेस्पेक्ट में तो कम ही मिलेगा। बट वो आज अगर उठा रहा है तो उसको कैलकुलेशन तो प्रेजेंट का ही लगाना पड़ेगा। तो वो उसने उठाया समझ लो 7 लाख रुपया। तो ये सारा का सारा पैसा वो उठा लिया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया, प्रेजेंट वैल्यू के रेस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि परपेचुइटी पे कभी भी क्या नहीं लगेगा, फ्यूचर वैल्यू नहीं लगेगा, बिकॉज आपको नहीं पता कहां तक आप जाने वाले। क्लियर ये चीज। तो अब यही बात प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो कैलकुलेशन होगा अपना परपेचुइटी का, ये देख लो एक बार। प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, दो केसेस इसके अंदर बनता है। पहला केस होगा आपका R/I, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है। when periodic payment is made at the end of period। दूसरा है आपके पास R+R/I when periodic payment is made at the beginning। अब एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ पीरियड, ये आपको क्वेश्चन में खुद को पता चल जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। तो आपको उस हिसाब से फॉर्मूला लगा लेना। अब इसके अंदर बात यह है कि आर क्या है, आर का मतलब होता है एनविटी, मंथली या ईयरली कितना पैसा आप दे रहे हो। आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट R/100। आई इज नथिंग बट R/100, ये आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। और पीवी का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। अब बात याद है कि ये दो फॉर्मूला आया कहां से, देखो किसी को अगर डेरिवेशन चाहिए तो बता देना, पूरा डिराइव करके दिखा देगा। ये आता है इनफाइनाइट जीपी, कभी पढ़ा है जीवन में, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का यूज करके ये फॉर्मूला दोनों डिराइव किया गया है। ठीक है। बाकी आपको ये दो बेसिक सा चीज याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझे, आइदर इससे 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आएगा या एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज इसका क्वेश्चन सबसे आसान है। एकदम आसान क्वेश्चन बनता है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जो R+ आता है तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल आप लोग देखो, क्या दिया हुआ है, व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू, व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹900, सॉरी व्हेन द फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुइटी ऑफ ₹900 payable at the end of each year if money is worth 5% per annum। तो इसको देखते हुए आप बता सकते हो गिवन कंडीशन क्या है, आपको निकालना क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी आपको कितना दिया हुआ है, 900 रुपीज। क्लियर है। मनी इज वर्थ 5% पर एनम, इसका मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू R/100। सही है ना। तो आर दिया होगा 5, तो इट विल बी 5/100 विच मीन 0 पॉइंट। ये बात सबको समझ आता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी आपको मेंशन नहीं किया एट द बिगिनिंग, ऐसे बोल के कुछ मेंशन, जब तक बिगिनिंग मेंशन नहीं करे आप बिगिनिंग यूज भी नहीं करोगे।
ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आई। आर का वैल्यू 900, 900 डिवाइडेड बाय 0.0। क्लियर है चीज। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप इसको इस तरीके से लिख लो। सही है, तो दिक्कत इसके अंदर आया ना, बोलो रे भाई। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा अपने पास? इट विल बी 18,000 रुपीज। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? तो इसका मतलब 900 एनवीटी का, 900 एनवीटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना बन जाएगा आपका? 18,000 रुपीज। क्लियर ये चीज? एकदम आसान था। इसलिए बता रहा हूं, परपेचुइटी का जो क्वेश्चन आएगा या तो आपका एमसीक्यू में पूछेगा या आपका 2 मार्कर में पूछेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? सबसे आसान क्वेश्चन होगा। 4 मार्कर 3 मार्कर का जो क्वेश्चन होगा या केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, आपका सिंकिंग पॉइंट, ईएमआई, ये सबसे बनेगा, सीएजीआर, ये सबसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी क्वेश्चन अपन कर वाले हैं इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। किसी में प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, किसी में आपको आर निकालना होगा, या किसी में आपको आई निकालना होगा। ये तीन ही चीज निकालने बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 देखो। नंबर 2 पे अपने पास क्या है? At 6% per annum, at 6% per annum compounded quarterly, find the present value of perpetuity of rupees 600 payable at the end of each quarter। तो यहाँ पे आपके पास गिवन कंडीशन क्या है? आपको आर दिया हुआ है कितना? 600। आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% दिया हुआ, लेकिन 6% कैसा इंटरेस्ट? इट इज क्वार्टरली। 6% क्या दिया हुआ है? क्वार्टरली। एक बेसिक सा चीज हमेशा दिमाग में रखना, जो क्लास 11th में या बचपन में कभी ना कभी कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर आपके पास सिनेरियो सेमी एनुअली का होता है, ठीक है ना, सिनेरियो अगर आपके पास सेमी एनुअली का होता है, सेमी एनुअली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा उसको आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2। और जो नंबर ऑफ पीरियड्स रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ परपेचुइटी में नंबर ऑफ पीरियड्स का काम नहीं आएगा, बट आगे आपको मिलेगा, सिंकिंग पॉइंट वगैरह में मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास क्वार्टरली होता है तो क्वार्टरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रहेगा उसको आप डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4। और नंबर ऑफ ईयर्स क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली के केस में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, और एन हो जाएगा 12 इंटू। क्लियर ये चीज? सिंपल सा कहानी है कि भाई सोचो, मैं किसी से पैसा ले रहा हूं, ठीक है, मान लो 10,000 रुपए मैंने उससे लिया, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। क्या बोला मैंने? 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब हम एक साल में एक बार इंटरेस्ट नहीं देने वाला, एक साल में हम 2 बार इंटरेस्ट देगा। और वो 2 बार इंटरेस्ट हम कैसे देगा? सेमी एनुअली के केस के अंदर 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट देगा। तो जो हम जनवरी से लेके जून तक का इंटरेस्ट दिया, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट दिया। अब इसके अंदर एक बेसिक सा चीज आपको बताता है, इसी के ऊपर एक और टॉपिक हुआ करता था, वो हटा दिया आप लोग, जिसको बोलते थे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते थे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। वो होता है क्या बेसिकली? जब भी आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ मतलब ईयरली के जगह, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली के जगह आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कन्वर्ट करते हो ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का सा इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो हल्का सा, बहुत बड़ा अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन हल्का सा आपका इंक्रीज हो जाता है। सोचो, बोलते कि भाई 10,000 लिया 10% पर एनम पे, कोई दिक्कत नहीं, फ्लैट आपका 10% लगेगा। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया का आपका इंटरेस्ट बना। 10,000 10% पे लिया, लेकिन आप पे कैसे कर रहे हो? सेमी एनुअली। मतलब 5% पहला, 5% बाद में। ठीक है ना, 5% फर्स्ट 6 मंथ्स में और 5% आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में पे करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हो, जब भी आप कोई भी चीज कंपाउंडिंग इफेक्ट करते हो, कंपाउंडिंग में होता क्या है? आपका प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट एडअप हो जाता है। समझ में आया? प्रिंसिपल के साथ आपका इंटरेस्ट एडअप हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो एक्चुअल में 10% नहीं लग रहा, तो उसको जब प्रॉपर कैलकुलेशन आप करोगे, 10 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन कभी भी करके देख लेना, थोड़ा सा आपका हमेशा ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पीरियड्स को कम करोगे ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हल्का हल्का इंक्रीज हो जाएगा। मान लो 10% था,
सेमी एनुअली किया तो वो हो गया 10.05%, क्वार्टरली किया मान लो 10.1% हो गया, और जब मंथली कर रहे हो 10.2% हो गया, हल्का हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अपन ने बचपन में दो चीज पढ़ा हुआ है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल में क्या होता है, 10,000 अगर यदि मैं किसी से ले रहा हूं, ये देखो ये बेसिक सा नॉलेज है, लेकिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज बेसिक है, बचपन में हम लोगों ने सबने पढ़ रखा, लेकिन सबने रटा था फॉर्मूला को। ठीक है, समझा किसी ने नहीं था। बेसिक सा चीज समझो आप लोग, ठीक है ना। 10,000 यदि आप किसी से ले रहे हो सिंपल इंटरेस्ट पे, सोचो 3 साल के लिए आपने उससे लिया, तो 3 साल पे मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था। ठीक है, तो ये फ्लैट लगेगा, तो इस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है आपका? 3,000। बेसिकली यही होता है, P/R/N/100, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? लेकिन जब आप कंपाउंडिंग करोगे इसका, कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके अंदर आप चीज समझो, 10,000 जो आपने लिया ना, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन जब आप करोगे, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन पे आपको कितना रुपए इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है? 1,000। फर्स्ट ईयर पे आपका इंटरेस्ट कितना हो? 1,000। क्लियर? पैसा कितना लिया था आपने? 10,000। तो अब सेकेंड ईयर पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 11,000। कितना हो जाएगा? तुम माइनस क्यों कर रहे हैं? नुकसान करवाएगा अपना या किसी और का? सॉरी, दो एक जीरो ज्यादा लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 1100। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब तीसरा साल पे आप चला जाओ तो क्या होगा, 11,000 पे और 1100 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 12,100। ये हम जो एक एक लिख रहे हैं ये समझ में आया ना, फर्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1210। देखो 3 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 1,000 प्लस 1100 प्लस 1210, 1210 प्लस 1100 प्लस 1,000, कितना आ जाएगा? 3,310 रुपीज, 3,310 रुपया। सिंपल पे आपको कितना मिल रहा था? 3,000। यहाँ पे कितना मिला? 3,310। दैट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट। यही होता है कंपाउंड। यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो इन जनरल आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब करते हो, तो हमेशा, चाहे आप लोन ले रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर हमेशा क्या लग रहा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जितना भी चीज आप पढ़ने वाले हो ना अभी, चाहे परपेचुइटी हो, चाहे सिंकिंग फंड हो, चाहे रिटर्न ग्रोथ हो, चाहे CAGR हो, चाहे आपका EMI हो, सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ये बात समझ में आ रहा है? हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिक कहानी था आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, जो ये क्वेश्चन के थ्रू हम सब कुछ बता दिया। बेसिक चीजें दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ऊपर से आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बेसिक नॉलेज भी बिल्कुल होना जरूरी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट आ जाए कि भाई आप लोगों को पता ही नहीं हो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कल को आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, जिसके जिसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट कर कैसे रहे हैं और पैसा बढ़ कैसे रहा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि आप SIP करो, 5 साल के अंदर पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट डबल कैसे हो रहा है? 5 years 10 years में ऑलमोस्ट डबल, नॉट एग्जैक्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, बिकॉज इट इज मार्केटेड टू रिस्क ना, मतलब तुम्हारा रिस्क मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस हुआ तो ऊपर है, मे भी कभी कभी ऐसा होता है डबल से भी ज्यादा पैसा कमा लो, बट ऑलमोस्ट डबल रहता ही है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से पैसे पे आपको पैसा मिल रहा है, मतलब आप जो पैसा कमा रहे हो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है ना। चलो फिर से अपन इसके ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या कहानी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 6% लगेगा क्या एक्चुअल में? नहीं होगा ना। आप क्या करोगे, 6/4। क्या करोगे? 6/4। तो बेसिकली आपका आई का वैल्यू कितना होगा? आई विल बी 6/400। लिख सकते हैं? 400 कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, परसेंटेज के लिए 100 तो लगेगा ही, आया ना। तो अब इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 600 डिवाइडेड बाय 400। तो ये ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा? 40,000। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका इसमें?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 months इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम। ठीक है ना। तो एवरी 6 मंथ्स बोल दिया मतलब क्या हो गया, सेमी एनुअली हो गया। ठीक है। तो आपको अगेन इस पे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एनवीटी आपको कितना दिया हुआ है 300। आई कितना हो जाएगा 6/200 लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ या ना। 6/200 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है एवरी 6 मंथ्स। क्लियर। अब साथ में ध्यान देना, बिगिनिंग बोल दिया क्लियरली, बिगिनिंग बोला है तो प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आर प्लस R/I। करेक्ट है। तो आर का वैल्यू कितना 300 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 6/200 कितना हो जाएगा ये 6, 5। तो 300 200 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 10,000। तो हो गया 10,300। एक बार चेक कर लो आंसर, कोई दिक्कत इसके अंदर, इजी। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करो, इजी एकदम। देखो 4 सबका हो गया, तो नंबर 5 देखो, नंबर 5 पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, what amount is received at the end of every 6 months forever if 72,000 kept in a bank earns ₹8% per annum compounded half-yearly। तो यहाँ पे लोग क्या चाह रहा है, यहाँ पे लोग क्या चाहता है, क्या निकाले आप यहाँ पे निकालोगे एन्युटी, कितना पैसा आपको मिल रहा है मंथली या एवरी 6 मंथ्स में, कि 72,000 आपको मिल रहा है टोटल में। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू 8 बाई क्या लिखोगे 200। करेक्ट है। आपको चाहिए एनविटी, तो 72,000 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 8/200। तो आर इज इक्वल टू 72,000 इंटू 8/200 कितना हो जाएगा 360। और 360 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा 2,880। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो नंबर 5, what amount is received at the end of every 6 months forever if 72, ये तो किया, सॉरी ये तो किया था। At what rate of interest will the present value of perpetuity of ₹300 payable at the end of each quarter be ₹24,000। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो इधर आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 24,000, यही है ना। हाँ। और उसके बाद में एन्युटी कितना दिया हुआ है 300। कोई दिक्कत इसके अंदर, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पीवी इज इक्वल टू आर अपॉन आई। 24,000 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई, यहां पे अब कहानी कुछ था, क्या दिया हुआ था क्वार्टर बोल के रखा है। ठीक है। तो इधर आप क्या करोगे आर डिवाइडेड बाई 4। 24,000 इंटू आर बाई 4 इक्वल टू 300। ठीक है। तो R इज इक्वल टू 300, ओ सॉरी 400 हो जाएगा ना, R/400 सॉरी, डिवाइडेड बाय 24,000। 1 2 1 2। ठीक है। तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/2%। 1/2 गलत कुछ नहीं नहीं होता। या उसका 5%। अब एक्स्ट्रा जीरो माइनस कर दिए, हाँ हाँ, एक्स्ट्रा जीरो काट दिया। एक्स्ट्रा कुछ काटा है क्या, हाँ 3 जीरो आपने 4 जीरो काट दिया। ओ अच्छा।
ये सोचा इतना कम कैसे हो सकता है। आर इज इक्वल टू 400 इंटू 300, अब यहाँ एक्स्ट्रा जीरो लिख दिया, 24,000, ठीक है, करेक्ट है। तो 3 कितना टाइम्स हो गया ये, 8 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, तो आर का वैल्यू कितना हो गया। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या दिया हुआ है, a man wants to deposit a lump sum amount so that an annual scholarship of rupees 3,000 is paid, rate of interest is 5% per annum, calculate the lump sum amount required if the scholarship is to start at the end of this year and continue forever, at the end ही बोला है, ठीक है, तो टेंशन लेने का बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। एनवीटी आपका कितना दिया हुआ है, 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, कुछ भी नहीं देके रखा क्वार्टरली वगैरह, तो आई इज इक्वल टू 5/100। ये तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, खाली कहानी बना दिया। तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल बी 60,000। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो ये आप लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 हो ही गया ना, सॉरी 9 देखो। 2,50,000 cash is equivalent to a perpetuity of rupees 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू 2,50,000, 2,50,000 रुपीज, एनवीटी कितना दिया हुआ 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए 2,50,000 इज इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखोगे, आर बाई 400, करेक्ट है ना। 2,50,000 7,500 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 2,50,000, एक दो, तो 25, 3 टाइम्स, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 12%, यही आंसर। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट इसको भी निपटा देते हैं, लिख लो। 10 पे है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट will the present value of perpetuity 1,500 payable at the end of every 6 months be 20,000। डायरेक्टली कर देता हूँ, 20,000 इज इक्वल टू 1,500 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, आर बाय 200, बिकॉज एवरी 6 मंथ्स है, तो आर बाय 200 इंटू 1 2 3 4 1,500, ठीक है, तो ये हो गया 100। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,500 अपॉन 100, इट विल बी 10%। इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज या चैप्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका कहानी हुआ खत्म। परपेचुटी में यही है, जो है सो यही है। हालांकि परपेचुटी में अगर ग्रोइंग परपेचुटी भी दे देता आप लोग का सिलेबस में, और मजेदार हो जाता, और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट वो है नहीं तो नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सिंकिंग फंड। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करो, सिंकिंग फंड। नाम है यहाँ पे सिंकिंग फंड, ऐसे नाम से तो समझ में तो डूबता हुआ पैसा, बट हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना। अब इसका जो डेफिनेशन है क्या बोलता है, इट इज अ फंड created to accumulate money over the years to discharge a future obligation like replacement an old machine by a new machine or renovation of a house। बेसिकली सिंकिंग फंड एक तरीके का आप समझ लो सेविंग ही है, ठीक है ना, बट ये पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए सेव किया जाता है।
पर्टिकुलर कोई पर्पस के लिए ही सेव किया जाता है। ठीक है, अब सोचो कि हर्ष के पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में हर्ष ने 3 मशीन लगा रखी है, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। उस फैक्ट्री में इसने 3 मशीन लगा रखी है फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, आज के डेट पे, आज के डेट पे हर एक मशीन की कीमत है 5 लाख। ये आज का प्राइस है। हर एक मशीन की कीमत कितनी है? 5 लाख, 5 लाख, तो टोटल कितने हो गए? 15 लाख रुपीज। और हर्ष को बहुत अच्छे से पता है कि इस मशीन की जो लाइफ है वो है 10 ईयर्स। मतलब 10 साल तक ये मशीन आराम से चल सकती है, 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच मीन्स कि आफ्टर 10 ईयर्स इसको मशीन रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको नया मशीन खरीदना पड़ेगा। तो 10 साल के बाद में जो इसका खर्चा आने वाला है, जो एक्सपेंस आने वाला है, इसको आज से ही पता है। तो ये आज से क्या करेगा? कुछ पैसा अपना जो भी बिजनेस है उससे निकालेगा, साइड करेगा। किस लिए? टू बाय अ न्यू मशीन आफ्टर 10 ईयर्स। बात समझ में आ रहा है? जो भी ये बिजनेस कर रहा है वहां से कुछ पैसा ये निकालेगा, उसको एकदम पर्टिकुलरली ये साइड में रखेगा और कोशिश करेगा कि 10 साल के बाद में इसको नया मशीन मिल जाए। ठीक है, अब यहां पे बात यह आता है कि क्या क्या फैक्टर्स इस पे आएंगे। आज अगर यदि ये पैसा साइड कर रहा, मान लो कि एवरी मंथ ये 10,000 रुपीज करके साइड कर रहा है, एवरी मंथ 10,000 रुपीज साइड कर रहा है, तो वैसा बात है 10,000 रुपया कैश थोड़ी ना घर पे रखेगा कि 10,000 10,000। तो ऐसे करके तो इसके साथ इसके पास कितना हुआ? 1,20,000 रुपया हुआ साल का। 3 साल में कितना होगा? 12 लाख रुपए ही होगा। 3 साल में 12 लाख रुपए तो बनेगा। 3 साल नहीं, सॉरी, 10 साल में 12 लाख रुपए बनेगा। 12 साल में 10 साल के अंदर 12 लाख रुपया बनेगा। वैसा बात है, कोई इंसान जब सेव करता है तो वो कैश में सेव नहीं करेगा, वो वैसा बात है कहाँ डालेगा? कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम पे डालेगा जहां पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और वो इंटरेस्ट से भी और इंटरेस्ट कमाएगा, मतलब और पैसा कमाएगा। क्लियर? तो वो कैलकुलेशन ये लगाएगा कि भाई आज के डेट पे, आज के डेट पे ये मशीन का कीमत है 5 लाख रुपया, मतलब 15 लाख रुपया 3 मशीन का कीमत है। मान लो कल को इस पे 20% इंक्रीमेंट होता है, मतलब मशीन का रेट इंक्रीज हो गया, 5 लाख पे आप 20% इंक्रीज कर दो, कितना रुपया हो गया? 1 लाख रुपए और बढ़ा दो, तो मतलब 6 लाख रुपए का मशीन हो गया। तो 6 × 3 कितना हो गया? 18 लाख रुपीज तो इसको यहीं पर मिल गया। ठीक है ना? तो 18 लाख रुपया तो इसको कम से कम इधर चाहिएगा ही। अब और एक कैलकुलेशन ये लगा रहा है कि भाई ये जो 3 मशीन है, 10 साल के बाद में इसका कुछ स्क्रैप भी तो मिलेगा मेरे को। ये जो 3 मशीन मेरे पास है इसका कुछ ना कुछ स्क्रैप भी तो मिलेगा। मान लो ये 3 मशीन जब ऐसे स्क्रैप ये बेचता है तो इसको 50,000 रुपीज स्क्रैप में मिलते हैं। तो बेसिकली इसको कितना पैसा चाहिएगा फ्यूचर में? 17,50,000 रुपीज, 17,50,000 रुपया इसको फ्यूचर में चाहिएगा। अब 17,50,000 रुपया हो गया इसका फ्यूचर वैल्यू। ये जो इसको अच्छे से पता है कि इतना पैसा हमको आफ्टर 10 ईयर्स तो चाहिएगा टू बाय अ न्यू मशीन। मशीन खरीदने के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिएगा, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू। अब उसी हिसाब से दिमाग लगाएगा कि भाई 17.5 लाख रुपए जमा करने के लिए मेरे को मंथली कितना पैसा साइड करना पड़ेगा, ताकि उस पर हम और इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो फ्यूचर में जाके लमसम मेरे पास 17.5 लाख रुपया बन जाए। तो यहाँ पे जो 17.5 लाख रुपया फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस जो ये जमा कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। आया बात समझ में? जो मैंने सिचुएशन लिया ना, यही सिचुएशंस पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि आपको ऐसा दे देगा कि मशीन है, उसका कीमत आज का इतना है, उसके ऊपर समझ लो 25% कॉस्ट और ऐड अप हो जाएगा, प्लस के बाद में जो पुराना मशीन है उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है? जो स्क्रैप वैल्यू होगा उसको हमेशा माइनस करना है। स्क्रैप वैल्यू को हमेशा आप क्या करोगे? माइनस। स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आ रहा है ना, वही एक्चुअल आपका क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू। तो अब इसमें एक कॉमन सेंस का बात आता है। इस पूरा कहानी पे आप मेरे को एक बात बताओ कि इस पे क्या अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? इस पे हमेशा आप क्या कैलकुलेट करोगे? फ्यूचर वैल्यू। बिकॉज ये जो पैसा है ये आपको फ्यूचर में चाहिए, आज नहीं चाहिए। ये पैसा आपको चाहिए फ्यूचर में। तो हमेशा ध्यान रखना सिंकिंग फंड पे क्या निकलेगा?
फ्यूचर वैल्यू, कभी भी इस पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकलता। परपेचुइटी पे क्या निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन सिंकिंग फंड पे क्या निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू। अब थोड़ा सा अगर आप याद करो, एन्युइटी जब अपन पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, उसमें दो चीज पढ़ा था हम लोगों ने, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युइटी। दो चीजें अपन ने पढ़ा था, क्या क्या था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी, और दूसरा अपन ने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ इमीडिएट एन्युइटी। इमीडिएट एन्युइटी को एन्युइटी ड्यू भी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युइटी पे फ्यूचर वैल्यू अपन कैलकुलेट कैसे करते थे? फॉर्मूला हुआ करता था आर डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 + i⁻n -1, ठीक है? और इमीडिएट पे क्या होता था? आर डिवाइडेड बाय आई 1 + i⁻n -1 इंटू, ठीक है? ये दो सिनेरियो हुआ करता था, ये दो फॉर्मूलाज आपके पास होता फ्यूचर वैल्यू का, रेगुलर एन्युइटी पे, एन्युइटी ड्यू पे। अब ये जो इमीडिएट एन्युइटी है, एन्युइटी ड्यू, ये तभी लगता है जब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कमेंसिंग नाउ, इस टाइप का शब्द अगर आपको मेंशन कर दिया, तब एट द बिगिनिंग इस टाइप का शब्द मेंशन कर दिया, तो आपको ये लगाना है। कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट इज रेगुलर एन्युइटी। बट प्रैक्टिकली समझे ना, प्रैक्टिकली अगर समझे, कभी भी इस पे ये लगता ही नहीं है। इमीडिएट एन्युइटी कभी भी इस पे एक्चुअल में लगता ही नहीं है। बट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में तो ये देखना पड़ेगा कि कल को क्वेश्चन अगर इसके रेस्पेक्ट में आ गया तो इंटू 1 + i तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको, आप दोनों फॉर्मूला दिमाग में रखो, ठीक है? अब मैंने क्यों बोला था कि लॉग टेबल का यहां पे जरूरत पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया? सोचो आपका आई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो बेसिकली ये कितना बन गया? ये हो गया 1 + 5/100। सो दिस इज नथिंग बट 1.05। और 10 साल के लिए कैलकुलेशन पूछा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो इतना बड़ा वैल्यू तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ जाएगा लॉग का। बात समझ में आ रहा है? इस चीज का कैलकुलेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगा लॉग का। अब इसमें एक और अच्छी बात है, एक, कि अगर इस फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको एग्जाम में मिल जाएगा, जो आज तक सीबीएसई करते हुए आया, वैल्यू आपको दे देता है। हम लोग तो सेफर साइड पे लॉग टेबल पढ़ते हैं, बट नॉर्मली इसका वैल्यू दे देता है। दूसरा, इसको इजी बनाने के लिए एक और फॉर्मूला इसका क्रिएट हुआ था, ठीक है ना? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू एस एन बार बाई आई। ये क्या है पता? आर क्या हो गया? एन्युइटी। आर क्या है? एन्युइटी। ये मैंने क्या लिखा है? एस एन बार बाई आई। ये पूरा का पूरा ये पोर्शन है। समझ में आ रहा है? जो 1 + i⁻n -1 डिवाइडेड बाई आई जो है ना, ये पूरा का पूरा एस है। अब मैं क्यों बोला कि अच्छा बात है? इसका ही वैल्यू डायरेक्टली दे देगा। समझ में आ रहा है? ये जो पोर्शन है इसी का वैल्यू डायरेक्टली आपको अब इसका वैल्यू अगर आपको मिल गया, आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये फ्यूचर वैल्यू रेडी। आया बात समझ में? लेकिन ऑब्वियस बात है, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा आपके पास, या तो वो कोई केस स्टडी में बना के देगा, जहां पे केस स्टडी में आपका क्वेश्चन का तरीका होता है 1 1 2, मतलब 1 मार्क्स 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, उस तरीके से बना के देगा कुछ। दूसरा, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। और तीसरा, थोड़ा सब क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है? बट इससे कभी कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है? तो आपको दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। क्लियर एजेस? ये वाला जो वैल्यू है ना, अगर आप अपना बुक जो एमएस नगर वाला फॉलो कर रहे हो,
लास्ट पेज में जाके जब देखोगे ना, लास्ट पेज में कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज पे डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिल जाएगा, जैसे लॉग टेबल में होता है ना, उसी तरीके से डायरेक्ट परसेंटेज पे आपको वैल्यू मिल जाएगा। चेक करो पीछे एक बार। एक बेसिक सा क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, क्या दिया हुआ है इसमें? ए फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख, कितना जीरो है भाई, 1 2 3 5 लाख, सॉरी। ए फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 5 lakhs, एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 623, येलो बुक। ठीक है, a firm anticipates an expenditure of 5 lakh for plant modernization at the end of 10 years from now. At the end of 10 years from now, how much should the company deposit at the end of each year into a sinking fund earning interest 5% per annum? इसका मतलब ये फर्म को पता है कि 5 लाख का एक खर्चा आने वाला है 10 साल के बाद में। 5 लाख का खर्चा आने वाला है 10 साल के बाद में, which means फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपीज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया? 10। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इनटू सिंकिंग फंड फॉर अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर annum? आज की डेट पे कितना पैसा इसको डालना चाहिए ताकि इंटरेस्ट इसको कितना मिलता रहे? 5% पर annum। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 5% पर annum। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/100, विच मीन 0.05। करेक्ट है। आपका जो फॉर्मूला वो क्या कहता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आई, 1 + i⁻n, 1 2 3 4 5। आर का वैल्यू कितना हो गया वो तो निकालना है, आई का वैल्यू कितना हो गया? 0.05। ये कितना हो जाएगा? 1 + 0.05 मतलब 1.05 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो गया। अब बात कहते हैं कि 1.05 × 10 ये कहां से कैलकुलेट होगा? लॉग टेबल से। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको लॉग टेबल सिखा दूंगा। ठीक है, तो 5 लाख, 1 2 3, इसका वैल्यू 1.629। ठीक है, तो 5 लाख, 1 2 3 4 5 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.629 इज इक्वल टू आर। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे कैलकुलेशन होगा? बात समझ में आया? और आपको हर एक कैलकुलेशन अपने हाथ से करना है। डोंट यूज योर मोबाइल फोन। जब आप घर पे, खास करके जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज मत करो। एक सम में आपको 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते वो ऑटोमेटिकली 5 to 7 मिनट्स में आ जाएगा। बिकॉज भाई आप एक ईएमआई का क्वेश्चन लगाओगे, ईएमआई का क्वेश्चन था 4 to 5 मार्क्स का, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर 7 मिनट्स आप लगा रहे हो, 8 मिनट्स लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना, प्रैक्टिस करते करते का, नहीं तो एग्जाम में आप इसी कैलकुलेशन में ब्लैंक हो जाओगे। ईएमआई जैसा में 4 वैल्यूज कैलकुलेट करना है, हर एक नीचे का वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए तो नीचे कैसे कैलकुलेट करोगे? आया बात समझ में? इसलिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 5/100, नीचे क्या हो गया? 629 इंटू, हमेशा डेसिमल्स को हटा दिया करो। डेसिमल्स को जब आप हटाओगे चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आप 5 × 5 कितना हो गया? 25। कितना हो गया ये? 25 लाख। 25 लाख है ना, 2.5 करोड़ है। 25,000, 3 2 5, 6 जीरो हो गया ना। 2 करोड़ 50। 50,000 नहीं, 2 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 629। बस इसको कैलकुलेट करना।
ठीक है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है आपको। 49,000 ठीक है, तो इसमें बेटर क्या होगा आपके लिए मैं बताता हूँ। वैसे 2.5 करोड़ मत ले लेना, यहाँ से उठाओ 2500। आया बात समझ में? 2500 डिवाइड बाई 629 करो, अप टू 2 डेसिमल तक वैल्यू निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना बाकी 4 जीरो से। क्लियर ये चीज? आया बात समझ में? तो इतना कैलकुलेशन आप करो। चलो देखो, इसमें आप एक काम करो, आप वो छोड़ दो, आधा आधा करना छोड़ दो, बाद में उल्टा ही करके आएगा। आपने कहा पूरा वैल्यू उसको लो, ठीक है ना, पूरा वैल्यू को लो और उसको कैलकुलेट करो। बेसिक ऐसे डिवीजन करना तो आता ना, बचपन में सीखा था। 1 25 लिखा, 1 2 3 4 5, एक जीरो भी गया तो मार्क्स गया। जैसे आगे इस साल हुआ था ना हमारा, बोला था ना, सिर्फ वो एक जीरो के चक्कर में ही गया था उसका मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 629, करेक्ट है। तो 2500 को उठाओ, तो 629 इंटू 4 बड़ा हो जाएगा, तो 629 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1887। 2500 में से 1887 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 613। तो एक और जीरो लगा लो। ठीक है, तो 629 बेसिक कैलकुलेशन तो सबको आते हैं ना, 6 का टेबल तो आते हैं ना, उसके रेस्पेक्ट में आपको जाना है, कॉमन सेंस। ठीक है, 629 इंटू 7 अगर यदि आप करते हो, और सॉरी 9 नहीं, 629 इंटू 9 अगर यदि आप करते हो, 5661, कितना आ जाएगा ये, कोई दिक्कत, 4690। अब अगर यदि आप 7 टाइम्स करते हो, 6 7 जा 42 होता है, तो 7 टाइम्स करते हो तो आपके पास आएगा 4403। तो 4403 में 4690 माइनस करो, 2870। 6 4 जा 24 होता है, तो 629 इंटू 4 करो, डेसिमल लगा कहाँ है, हम पूरा का पूरा ले लिया, और ये सबसे परफेक्ट है आंसर है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, याद रखना गलती नहीं होगा। -2870 कितना आएगा, 354, 3540। तो 629 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3145, तो ये आ गया 395, 3950। अब लगेगा आपका क्या, पॉइंट। ठीक है, तो 629 इंटू 6 अगर आप करते हो, 3 डबल पॉइंट के अंदर 2 डिजिट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1760। अब इसके बाद में आपको करने का जरूरत है, आपका खुद का बुद्धि बोलेगा। ठीक है, 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना है, 39,745.62। कितना, 63? क्यों 63, गलत क्या कुछ, ज्यादा हो। हाँ ठीक है, तो बात नहीं, मेरा परफेक्ट वैल्यू आया है। क्लियर ये चीज, अप टू 2 डेसिमल तक आप रखो। तो ये कहानी रहा आपका सिंकिंग फंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है भैया